नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। राज्यों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक नीतियां बनाने की सलाह। चीन में पढ़ाई को लेकर भारत सरकार ने छात्रों को किया आगाह। एडवाइजरी में चीन से डिग्री लेने के बाद की परेशानियों का जिक्र। भारत में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने के कड़े नियमों का दिया हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटरों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त। चीनी ऐप से तार जुड़े होने की भी जांच। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह का तंज। कहा, भारत को राष्ट्र नहीं कहने वाले भारत जोड़ने निकले। कांग्रेस का पलटवार। यात्रा की सफलता से हताश बीजेपी। और चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई ताजपोशी। कहा, समर्पण और निष्ठा में बेमिसाल था दिवंगत महारानी का शासनकाल। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज भुवनेश्वर में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय तटरेखा का देश के लिए खासा सामरिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। बीजेपी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। त्रिपुरा की ये सीट माणिक साहा के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिक्त हो गई थी। उपचुनाव 22 सितंबर को होना है। भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,554 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 48,850 रह गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या FSSAI भर्ती परीक्षा में से किसी एक की तिथि में बदलाव की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने से उम्मीदवारों को असुविधा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलों के हुए नुकसान को झेलने वाले किसानों को राहत का ऐलान किया है। सरकार मुआवजे के रूप में 3,501 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लोहित घाटी के निकट स्थित एक सैन्य स्टेशन और प्रमुख सड़क का नाम देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। पुरातत्वविद और पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का आज 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बीबी लाल को महान बुद्धिजीवी के रूप में याद किया जाएगा। एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सुपर 4 राउंड में श्रीलंका और पाकिस्तान ने टॉप 2 पोजीशन पर रहते हुए फाइनल में एंट्री की है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आरोन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के 24वें पुरुष वनडे कप्तान रविवार को केन्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 146वां और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है और राज्य सरकारों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक नीतियां बनाने का आग्रह किया है। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा
भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इस अमृत काल में भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने शोध को स्थानीय स्तर पर ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय की जरूरत है कि सभी राज्य स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान को खोजने के लिए नवाचार पर जोर दें। भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वो इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के 5 साल होने को आए हैं। बीजेपी काम का हिसाब मांगती है। अमित शाह जोधपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के समापन सत्र में शामिल हुए। जोधपुर में ही बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन में अमित शाह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजस्थान में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया, टोल टैक्स से मुक्ति दी, किसानों को 1000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। अमित शाह आज सवेरे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के निकट तनोट मंदिर पहुंचे। उन्होंने तनोट देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गृह मंत्री ने तनोट में विजय स्तंभ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने तनोट के निकट स्थित लौंगेवाला सीमा चौकी पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित शाह ने वहां सीमा पर्यटन विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से सीमा क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि होगी। भारत ने चीन में चिकित्सा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को व्यापक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें उन्हें चीन में पढ़ाई करने के बाद होने वाली कई तरह की समस्याओं के प्रति आगाह किया गया है। सरकारी परामर्श में छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के कम प्रतिशत, आधिकारिक भाषा, पुतोंगुआ सीखने की बाध्यता और भारत में चिकित्सक के तौर पर प्रैक्टिस करने के कड़े नियमों के बारे में बताया गया है। ये परामर्श ऐसे समय जारी किया गया है जब चीन के चिकित्सा संस्थानों में पढ़ने वाले कई भारतीय छात्र बीजिंग के कोविड वीजा प्रतिबंध के कारण 2 साल से ज्यादा समय से घर बैठे हैं। वर्तमान में विभिन्न चीनी विश्वविद्यालयों में 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों ने दाखिला लिया हुआ है, जिनमें से बड़ी संख्या चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है। कोविड वीजा प्रतिबंधों के 2 साल से ज्यादा समय गुजरने के बाद चीन ने हाल ही में कुछ चुनिंदा छात्रों को वापस आने के लिए वीजा जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोलकाता में की गई छापेमारी में 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है। केंद्रीय एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि गेमिंग ऐप ई नगेट्स और इसके प्रमोटर आमिर खान के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कोलकाता पुलिस ने फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी से मनी लॉन्ड्रिंग मामला सामने आया है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि इस ऐप और इसके प्रमोटरों का संपर्क कहीं चीन के नियंत्रण वाले ऐप से तो नहीं है। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी ने गेमिंग ऐप ई नगेट्स की शुरुआत की है। ये गेम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। शुरुआती दौर में इस्तेमालकर्ताओं को एक कमीशन दिया जाता था और वॉलेट में मौजूद राशि को बिना किसी दिक्कत के निकाला जा सकता था। बाद में बहाना बनाकर अचानक इसे रोक दिया गया।
भारत ने अब हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे से बाहर रहने का विकल्प चुना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ईपीएफ की बैठक शामिल होने के दौरान ये बात कही। पीयूष गोयल ने साफ किया कि कोई भी निर्णय भारत के हित को ध्यान में रखकर लिया ही जाएगा, लेकिन भारत बाकी 3 क्षेत्रों आपूर्ति श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला किया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हो रही बैठक में दुनिया के 14 देशों ने व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सार्थक चर्चा की और भारत प्रशांत क्षेत्र में लंबे जुड़ाव की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आगे आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये समूह उन देशों के बीच व्यापार के नियमों को परिभाषित करेगा जो भविष्य में निष्पक्ष नियम आधारित व्यापार और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। Very exhaustively in all the various streams of discussion on 3 out of 4 pillars related to supply chains, tax and anti-corruption, and clean energy. We were very much comfortable with the final outcome and text. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री डॉन फेरेल से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध मजबूत करते हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर सहमति बनी। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। How intelligence gathering is done vis-a-vis China or Pakistan on the LAC LOC. In the future war, military leaders will need the assistance of AI to augment the intelligence they've got, and will need AI to mimic the human brain to some extent. The judgment will still be ours, but it will be a very essential component of winning the next war. Any manifestation of war fighting where AI can augment that our prowess of war fighting, we should be taking it on. देश के कुल मखाने उत्पादन का 80% इसी मिथिलांचल क्षेत्र से होता है। अगर एक फल में इतने बीज, हमारे 50 बीज कम से कम बनते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम जो पैदावार होगा वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। काफी बड़ा मार्केट पिछले 2 सालों में डेवलप हुआ है मखाने का, तो हम लोग युवाओं को उजागर करते हैं, आप स्नैकिंग तो आप करेंगे ही, आप हेल्दी स्नैक करिए ताकि वो स्नैकिंग आपको नुकसान नहीं करे। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बिहार में अगले महीने 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है। पहले चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को, जबकि दूसरे चरण की मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरा हिमाचल मेरा गौरव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में ईमानदार सरकार दी है। आज लोगों को हर तरह की सुविधा देने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया मुद्दे पर जबलपुर संभाग के अधिकारियों के साथ फॉलोअप बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जिलों में किसानों को किसी भी कीमत पर खाद की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 135वीं जयंती पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि देश की आज़ादी और उसके बाद किए गए कामों को लेकर गोविंद बल्लभ पंत सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गणपति विसर्जन के बाद बीएमसी ने जुहू बीच पर क्लीनथॉन का आयोजन किया। इसमें स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और समुद्र में बिखरे कचरे को साफ किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राखी गढ़ी का दौरा किया और यहां बन रहे संग्रहालय निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया ने पुलिस अधिकारी पर हमला किया। इस घटना में पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोवा में ड्रग्स और भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में ड्रग्स से संबंधित और अवैध कुछ भी नहीं रहेगा। एसआईटी के पास जो भी शिकायत आएगी उस पर 100% कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 14 सितंबर तक पूरे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और उनके मोक्ष की कामना के लिए पितृपक्ष अर्घ देने के साथ आज से शुरू हो गया। अब अगले 15 दिनों तक लोग अपने पूर्वजों को तर्पण एवं पिंडदान करेंगे। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सऊदी अरब की यात्रा में गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियाद में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर से 70 मिलियन लोगों को वापस लाए। किसी ने ऐसा नहीं किया है। ये सबसे बड़ी निकासी है और कोविड के दौरान की गई थी। यही वह भारत है जिसे आज दुनिया देखती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता देखी है। We also see the world as a workplace where our citizens can travel, can work, can go so legally with full protection, that if there are contracts, they get the benefits of that. So one of our big foreign policy priorities is really to ensure that our people get the right treatment abroad, that your problems are our problems. चार्ल्स तृतीय को ऐतिहासिक समारोह में ब्रिटेन के नए महाराज घोषित किया गया। सेंट जेम्स पैलेस में हुए समारोह में उन्हें आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया है। चार्ल्स तृतीय ने दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद चार्ल्स का संबोधन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घोषणा करने के उनके कर्तव्य के साथ शुरू हुआ। उन्होंने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की रक्षा की शपथ ली। उन्होंने कहा कि मेरी मां का शासन समर्पण के साथ अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि इन जिम्मेदारियों को उठाते हुए वो संवैधानिक सरकार को बरकरार रखने के उनके प्रेरक उदाहरण का पालन करेंगी और राष्ट्रमंडल देशों और विश्व भर में फैले क्षेत्रों की शांति, सौहार्द एवं समृद्धि के लिए काम करेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय चार्ल्स अपनी मां के निधन के बाद सम्राट बने हैं। समारोह में चार्ल्स की पत्नी कैमिला शामिल हुई, जो अब क्वीन कंसोर्ट बन गई हैं।
to confirm my willingness and intention to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown Estate, to my government for the benefit of all, in return for the sovereign grant, which supports my official duties as head of state and head of nation. वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनकी सरकार ने वरिष्ठ सदस्यों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में महाराज चार्ल्स तृतीय के प्रति वफादारी की शपथ ली। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे हाइले ने संकल्प लिया कि वो महामहिम महाराज चार्ल्स और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। इसके बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों और प्रधानमंत्री ने महाराज के प्रति वफादारी की शपथ ली। चुने जाने के बाद सभी सांसदों को राज परिवार के सबसे प्रमुख व्यक्ति के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। राजा या रानी के बदलने पर निष्ठा जताने के लिए नई शपथ कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस के साथ फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर लिज ट्रस को बधाई दी। उन्होंने अपनी पिछली भूमिकाओं में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की है। नेपाल में वार्षिक इंद्र जात्रा जुलूस के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।